हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पहला पार्ट एग्रीकल्चर 11th का कंप्लीट कर लिया था कल। अब आते हैं लेसन नंबर 5, सिंचाई एवं जल निकास, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं जल की। सिंचाई जल, सिंचाई किसे कहते हैं? पहले तो ये जाने सिंचाई किसे कहते हैं। तो वो सिंचाई वो होती है फसलों के लिए कृत्रिम रूप से जो जल दिया जाता है उसे हम सिंचाई कहते हैं। फसलों को उगाने के लिए कृत्रिम रूप से दिया गया जल सिंचाई कहलाता है। अब देखो, आप जानते हो जल कितना आवश्यक है। हमारे लिए भी जल आवश्यक होता है और पशुओं के लिए भी जल आवश्यक होता है और पेड़ पौधों के लिए भी जल आवश्यक होता है और फसलों के लिए भी जल आवश्यक होता है। देखो, हम तो अगर हमको प्यास लगेगी या जंतुओं को प्यास लगेगी तो वो जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पी लेते हैं पानी। लेकिन जो पेड़ पौधे फसल होती है वो तो एक ही जगह है, स्थायी रहते हैं, उनको तो हम पिलाते हैं पानी या हम पानी देते हैं, तो उनके लिए क्या सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि वर्षा का अभाव हो, यदि मानो वर्षा हो रही है तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। अगर वर्षा नहीं होती है तब हमको क्या सिंचाई करनी पड़ती है। 84 से 90% क्या फसल क्या जल को ग्रहण करती है। जल पाया जाता है 84 से 90% तो क्या जल पाया जाता है फसलों में। सभी के पानी के बिना हम जीवित रह सकते नहीं रह सकते। यदि ऐसे ही जो फसलों को हम अगर सिंचाई नहीं करेंगे, वर्षा नहीं हुई और सिंचाई नहीं करेंगे तो हमारी फसल क्या सूख जाती है। पेड़ पौधे क्या सूख जाते हैं, जिनको मरना भी बोल देते हैं, तो मर जाते हैं। अरे जब आदमी को पानी नहीं मिलेगा तो आदमी पानी 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 कह कर क्या वो मर जाता है। तो ये क्या हमारे फसल सूख जाती है, सूख कर क्या नष्ट हो जाती है। तो सिंचाई फसलों के लिए आवश्यक होती है। और सिंचाई कहते किसे हैं? फसलों को उगाने के लिए कृत्रिम रूप से दिया गया जल सिंचाई कहलाती है। नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं, ऐसे भी डेफिनेशन बन रही है, वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीकों से, अब ये कृत्रिम तरीके आ रहे नहीं, कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम तरीकों से जल पिलाने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। ये कृत्रिम तरीके क्या आ रहे हैं? कृत्रिम तरीके उन्हें कहते हैं बेटा, जैसे नलकूप है, नहरें हैं, नहरों से पानी पहुंचाने जो भी पाइप वगैरह लगते हैं, कृत्रिम तरीके से सिंचाई देने, कृत्रिम तरीके से जल देने की क्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई। तो एक परिभाषा ऐसे ही बनती है, फसलों की उचित वृद्धि के लिए मृदा में अंदर उचित मात्रा में नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम जल देने की क्रिया को, अब कृत्रिम तरीके से बोलिए, नहरों से, कुओं से, जो अपनी ये जो होती है झरने, बावड़ी, इनसे खेत में जल देते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई। ठीक है, अब आता है सिंचाई का महत्व। सिंचाई का क्या क्या महत्व होता है? तो पौधों को संपूर्ण विकास के लिए क्या जल की आवश्यकता होती है। जो पौधा विकास करेगा हमारी फसल का, उसके लिए क्या जल की आवश्यकता होती है। यदि मानो जल नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा पौधा सूख जाएगा, सूख कर क्या वो दूर हट जाता है, मुरझा जाता है। ठीक है, और जल डालने से क्या पौधा हरा भरा रहता है। अगर वर्षा नहीं होगी तो हमको क्या करनी पड़ेगी? सिंचाई। नेक्स्ट आता है सिंचाई का जल जीव द्रव्य। जल जीव द्रव्य का एक मुख्य अवयव है, अतः कोशिका विभाजन के लिए भी
जल की आवश्यकता होती है। पौधों में जब कोशिका विभाजन होता है तब क्या किसकी आवश्यकता होती है? जल की। तो जल की आवश्यकता होती है। अगर वर्षा नहीं होगी तो हमें क्या सिंचाई करनी पड़ेगी। सिंचाई का क्या महत्व है? कोशिका विभाजन भी जल के द्वारा होती है। नेक्स्ट आता है तीसरा, पौधों के प्रत्येक भाग में स्थिति बनाए रखने के लिए जल एक अहम भूमिका निभाता है और यह कोशिकाओं को स्थिति प्रदान करता है जिससे भूमिका फूल जाती है और कोशिका तापमान पर नियंत्रण रहता है, जिससे क्या फसलें क्या लू और पाले से बच जाती है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट आता है अपना, जल पौधों के अभिन्न अंग प्रकाश संश्लेषण की महत्वपूर्ण क्रिया। जल कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन के कारण प्रकाश उपस्थित पर्ण हरित माध्यम से शर्करा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, जो क्या पौधों के विभिन्न भागों में वितरित हो जाता है। क्या ये जल घोल के रूप में होते हैं? जो भी होते हैं सब घोल के रूप में होते हैं। अवयव जो भी हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं सब क्या घोल के रूप में। तो मृदा में अंदर कहां से जाएगा पौधों की जड़ों तक? जब पानी देंगे, हम जल देंगे, रोज सिंचाई करेंगे तो जिससे क्या पौधों के अंदर तक जल चला जाता है। नेक्स्ट आता है कर्षण क्रियाओं में सिंचाई जल सहायक होता है, इसके कारण फसलों की समय पर बुआई की जाती है। देखो यदि हमारे पास जल की उपलब्धता है और तो हम क्या फसलें उगा सकते हैं। सही मौसम आने पर हम फसलें सही मौसम में उगा सकते हैं। वर्षा अगर समय पर होती है तो हम क्या वर्षा ऋतु की फसलें उगा ही सकते हैं। अगर मानो वर्षा नहीं हो तभी हम सिंचाई के अगर हमारे पास साधन उपलब्ध है तो हम क्या सिंचाई से भी फसलें उगा सकते हैं, कृषि क्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जल जीवाणुओं की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, जो हानिकारक कीट जैसे दीमक लगती है ना फसलों में, दीमक लग जाते हैं, गेहूं के पौधे में ज्यादातर लगती है तो दीमक लगती है ना, तो दीमक को भी क्या जल हटा देता है। जब जल है, अब किसी मिट्टी का एक दीमक मिट्टी जैसा एक होता है, दीमक देखी होगी आपने, दीवारों पर लगी रहती है। अगर हम जल का उस पर प्रेशर डालेंगे, जल डालेंगे, उससे क्या पिघल जाती है। तो दीमक के अंदर जो कीट होते हैं वो क्या नष्ट हो जाते हैं, किससे? जल से। ठीक है, तो सिंचाई किस लिए आवश्यक है? फसलों की अधिक उपज के लिए और अधिक उत्पादकता के लिए क्या सिंचाई आवश्यक होती है। नेक्स्ट आता है जल की पूर्ति बढ़ाकर फसलों के परिपक्व काल को कुछ लंबी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि फसलों की गुणवत्ता एवं अधिक उपज प्राप्त कर बाजार की मांग के अनुसार काटकर बाजार में बेचा जा सकता है। इससे क्या जल से क्या अधिक लंबी अवधि तक क्या फसलों को चला सकते हैं, हम उगा सकते हैं, जिससे क्या बाजार की जो मांग है उसको पूरी कर सकते हैं और किसान को क्या अधिक मूल्य फसलों से प्राप्त हो सकता है, किससे? सिंचाई से। नेक्स्ट आता है खेत के सिंचित होने पर मृदा में नमी रहेगी, जो बीजों के अंकुरण व पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखो जब हम सिंचाई करते हैं तो उससे क्या होता है, पौधे में क्या नमी बनी रहेगी और अंकुरण क्षमता अधिक होगी बीजों की, बीज जल्दी वृद्धि करेंगे जल से। और जो खरपतवार है उनको भी थोड़े हानि पहुंचती है और जो रोग में कीट लगे रहते हैं उनको भी सिंचाई से हानि होती है। नेक्स्ट आता है पेड़ पौधे अपने पोषक तत्वों को मृदा में घोल के रूप में लेते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, हमारी फसल होती है, तो पोषक तत्व जिंक को लेंगे, एनपीके जिंक को लेंगे, तो जिंक भी क्या सोलिड होता है, उसको क्या द्रव लिक्विड के रूप में लेंगे। तो लिक्विड के लिए क्या करेंगे, जल की मात्रा देंगे या सिंचाई करेंगे, जिससे क्या पोषक तत्व मृदा के अंदर तक जा सके। नेक्स्ट आता है सिंचाई के द्वारा अनिश्चितता की सुरक्षा की जा सकती है। सिंचाई के द्वारा क्या अनिश्चितता की वो कर सकते हैं। पौधों
पत्तियों का पर्णरंध्र माध्यम से पानी उत्सर्जन की क्रिया होती है। मरुस्थल के प्रसार को रोकने में सिंचाई से मदद मिलती है, क्योंकि सिंचित क्षेत्र वानस्पतिक आवक्षण हो जाता है, जिससे मृदा क्षरण कम हो जाती है। तो मृदा क्षरण को कम करने के लिए क्या करना पड़ती है? सिंचाई। खाद एवं उर्वरक ठोस से द्रव में बदलने के लिए, अब अपन खेत में खाद एवं उर्वरक देते हैं, उसको खाद एवं उर्वरक ठोस रूप में होता है, सॉलिड में, तो उनको द्रव लिक्विड में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे? हम जल देंगे, सिंचाई करेंगे, जिससे वो क्या लिक्विड में हो जाएंगे और मृदा के अंदर फसलों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिंचाई के स्रोत। हम पढ़ेंगे कल सिंचाई के क्या क्या स्रोत हैं। अब मैं ये आपको ये बता देता हूं कि सिंचाई के स्रोत और सिंचाई के साधन में क्या अंतर होते हैं। तो सिंचाई के स्रोत तो दो होते हैं, सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं? वह स्थान जहां जल एकत्रित करते हैं, जैसे नदी, तालाब, झरने, बावड़ी, ये क्या होते हैं? सिंचाई के स्रोत होते हैं। और सिंचाई के साधन कौन कौन से होते हैं? जिनके द्वारा सिंचाई दी जाती है, जैसे पाइप, रहट, इनके द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब देखो ना, सिंचाई के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया। तुम्हारे इतनी है नहीं, लेकिन फिर भी बताता हूं मैं। जो सिंचाई के स्रोत होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा? भूमिगत स्रोत, भूमिगत स्रोत। दूसरा बांटा गया है सतही जल स्रोत। सतही जल स्रोत। अब भूमिगत जल स्रोत क्या होता है? भूमिगत जल स्रोत उसे कहते हैं जो भूमि के अंदर हो, जैसे कुएं, बावड़ी, इनको क्या कहेंगे हम? भूमिगत स्रोत। और सतही जल स्रोत नदी, तालाब, नहरें, झरने, इनको क्या कहेंगे? सतही जल स्रोत। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे सिंचाई के स्रोत। आज के लिए इतना ही, बाय।